गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है साइंस की मैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी ये वीडियो है वो मानव श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताऊंगी। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सबसे पहले देखो कैसे है कि मानव क्या होता है। जब सांस लेता है तो किससे लेता है? नासा द्वार से। फिर मुख गुहा है, फिर ग्रसनी है, फिर कंठ है, फिर श्वास नली है, उपास्थि वलय है, फुसफुस है, फिर हमारी क्या नाम कहते हैं, फुसफुस के बाद पसलियाँ हैं, डायफ्राम है, श्वसनी है, श्वसन नसिका है और कोपिका कोश है। तो ये सारे जो है हमारे मानव के श्वसन तंत्र के अंग है। मानव श्वसन तंत्र वास्तव में है क्या? मानव जो तंत्र होता है मानव के अंतर्गत जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेता है वो मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। ये एक अंग प्रणाली है जिसमें मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से होती है वो मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत आती है। अब मैं आपको बताऊंगी मानव श्वसन तंत्र के अंग और कार्य। सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र के जो अंग है उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? नाक आता है। बाहरी नथुनों का एक जोड़ा होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं उसमें, नसिका के आंतरिक भाग में ढके होते हैं। और जो ये जो बाल होते हैं हमारे नाक के अंदर जो होते हैं नसिका के अंदर, वो अगर कोई जैसे हवा आती है, कोई धूल कण होते हैं तो उसमें चिपक जाते हैं। वो रोगाणुओं से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और सांस लेते वक्त जो होता है हवा को अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं, नमी प्रदान करते हैं। तो ये नाक का काम है। फिर है स्वर यंत्र। इसे एडम एप्पल या वॉबल बॉक्स भी कहा जाता है। यह वह हिस्सा है जो खाद्य कणों को निगलने के दौरान उठता और गिरता है। ठीक है, तो स्वर यंत्र कहते हैं इसे। फिर आती है हमारी ग्रसनी। ग्रसनी नाक जो है हमारा, जो कश ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान से गुजरता है। ये हवा और भोजन दोनों के लिए आम रास्ता, हवा भी जाती है और भोजन भी जाती है। यह खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश होने से क्या करता है? रोकता है। उपकंठ एक लोचदार उपास्थि है, लोचदार होती है जिसमें थोड़ी बहुत लोच होती है, जो स्वर तंत्र और अन्न की नली के बीच एक स्विच के रूप में कार्य करता है। कौन? ग्रसनी कार्य करता है। ठीक है, तो ये था ग्रसनी जो होता है हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा श्वास नली। श्वास नली स्वर तंत्र के नीचे की ओर होते हुए गर्दन के नीचे तक जाता है। वायु नली की दीवार सी आकार की उपास्थि से बनी होती है। किस आकार से बनी होती है? सी आकार की बनी होती है, जो इसे चिपकने से बचाती है। सी आकार की बनी होती है तो इसे चिपकने से बचाती है, अर्थात वलय से होते हैं। फिर है श्वसनी। श्वसनी दो नलिकाओं में विभाजित होता है। कितने? दो नलिकाओं में, जिन्हें श्वास नली दो नलिकाओं में विभाजित होती है, जिसे कहते हैं श्वसनी कहा जाता है, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। और श्वसनी द्वितक एवं तृतक श्रेणी और बाद में श्वसन नलिकाओं में विभाजित होती है, जो आगे कुपिकाओं में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? श्वास नली दो नलियों में विभाजित होती है जिसे श्वसनी कहा जाता है। फिर जो फेफड़ों में प्रवेश करती है, श्वसनी किस श्रेणी में बटी होती है? द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी। और बाद में श्वास नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और जो आगे जाके कुपिकाओं में विभाजित होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कुपिका होती क्या है। कोपिका जो होती है पतली दीवारें होती है और एकल सेल्स की बनी होती है। और कैसी होती है? गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है, जो अपनी अंदर जब हवा को भरती है तो गुब्बारे जैसे फूल जाती है, जब निकालती है तो सिकुड़ जाती है। क्या बनी रहती है? गुब्बारे जैसे। फिर आता है हमारा फेफड़े। मनुष्य में श्वसन का मुख्य केंद्र होते हैं। ये छाती की वक्षीय गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास और हृदय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये बड़े होते हैं और स्पंजी अंगों का एक जोड़ा होता है, जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच में क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा क्या होता है? काफी बड़ा और क्या होता है? भारी आकार का होता है। कैसे? बड़ा भी होता है और भारी आकार का भी होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सांस लेते समय क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं, वक्षीय गुहा क्या होती है? हमारी फैलती है। फिर पसलियाँ क्या होती है? ऊपर सांस लेंगे तो पसलियाँ क्या होंगी? ऊपर की ओर उठ जाएगी। डायफ्राम आकार में क्या हो जाएगा? सपाट हो जाएगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा और हवा फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी सांस लेते समय। ठीक है, इसी के विपरीत जब हम सांस छोड़ेंगे
सांस लेते समय वक्षीय गुहा क्या होती है, फैलती है। सांस छोड़ते समय क्या होता है, वक्षीय गुहा क्या होती है, सिकुड़ जाती है। सांस लेते समय पसलियाँ ऊपर की तरफ उठती हैं, तो सांस छोड़ते समय पसलियाँ क्या होती है, नीचे की तरफ बढ़ती है। सांस लेते समय डायफ्राम क्या होता है, आकार में सपाट हो जाता है, और सांस छोड़ते समय डायफ्राम क्या हो जाता है, गुंबद के आकार का हो जाता है। सांस लेते समय जैसे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है, और सांस छोड़ते समय फेफड़ों का आयतन क्या होता है, कम हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो ये थी मानव में श्वसन जो प्रक्रिया होती है और श्वसन तंत्र के कौन जो जो भाग इसमें भाग लेते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको आज बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।